नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ पर। दोस्तों, बीते शनिवार यानी कि 27 जुलाई को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसने न सिर्फ पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, साथ ही पोल खोल करके रख दी हमारे देश की लचर व्यवस्था की, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि किस तरीके से हम इतने लापरवाह हैं कि हमारे यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हुए बच्चे पढ़ते पढ़ते डूबकर मर जाते हैं। 3 नौजवान जिंदगियां भेंट चढ़ गई इस जबरदस्त लापरवाही की। कौन है जिम्मेदार? जिस तरीके से दिल्ली में कोचिंग माफियाओं ने अपना पूरा मकड़ जाल फैला रखा है, और जितने भी वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने, आईपीएस बने, वो आंखों में हजारों लाखों सपने लिए हुए दिल्ली आते हैं और इन कोचिंग संस्थानों के मकड़ जाल में उलझ कर रह जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे क्या सिर्फ आईएएस और आईपीएस और पीसीएस ही बनने आते हैं? क्या हम इतने मजबूर और इतने कमजोर हो गए हैं कि इसके अलावा हम उन्हें कोई और सरकारी नौकरी नहीं दे सकते? दिल्ली के मुखर्जी नगर वाला जो इलाका है, इसके अलावा ओल्ड राजेंद्र नगर जहां पर यह घटना हुई, यहां पर जाल बिछा हुआ है। तमाम छोटे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जो लाखों की तादाद में फीस लेते हैं, लाखों खर्च होते हैं रहने में और खाने पीने की व्यवस्था करने में। और जहां वो रहते हैं वो इतने छोटे छोटे से दड़बे हैं जहां पर इंसान अपने दोनों हाथ भी कायदे से नहीं फैला सकता। ऐसी जगह पर इतने छोटे कमरों में वो रहते हैं। उनको कमरा नहीं कहा जाएगा, उनको बस, मैं कोई शब्द, मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे कुछ नाम दे सकूं। इतना कह सकती हूं कि मुर्गी का दड़बा भी शायद बड़ा होता होगा, उसमें भी सांस लेने के लिए जालियां लगाई जाती हैं कि जहां से आदमी सांस ले सके, वो इससे भी छोटे हैं। और 9-10 हजार के करीब वहां पर उसका रेंट लिया जाता है, 11-12 भी है कहीं कहीं पर। और जहां बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने बेसमेंट में रीडिंग रूम्स बना रखे हैं। लाइब्रेरी को मैं उसका नाम नहीं दूंगी कि लाइब्रेरीज इस तरीके की नहीं होती हैं, वो रीडिंग रूम्स हैं बेसमेंट में। जहां हादसा हुआ 27 जुलाई को, वो भी रीडिंग रूम था, और किस तरीके से वहां पानी भरा और भरता चला गया। बच्चों के सपने डूब गए, बेसमेंट में घुट कर रह गई जिंदगी, गंदे गटर के सड़े हुए पानी में। क्या ये डिजर्व करते हैं वो बच्चे जो अपने गांव से, अपने शहरों से, अपने कस्बों से अपना बहुत कुछ बेचकर, बहुत कुछ गिरवी रख करके उनके माँ बाप उनको यहाँ भेजते हैं? क्या वो इसलिए भेजते हैं कि गटर के गंदे पानी में पढ़ते पढ़ते उनके बच्चे डूब जाएं? कोई इमेजिन भी कर सकता है? कोई नदी के पास नहीं गया, कोई गंगा नदी के पास नहीं गया, कोई तालाब के पास नहीं गया, कोई समंदर के पास नहीं गया, और किसी ने सेल्फी लेने की भी कोशिश नहीं की। उसके बावजूद पानी में डूब गए बच्चे। इससे ज्यादा अफसोसनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लापरवाही की ये पराकाष्ठा है। तो ये जो माफियाओं का, ये जो एजुकेशन माफियाओं का, ये जो सिस्टम का पूरा वहां मकड़ जाल फैला हुआ है, इसको कब और कौन तोड़ेगा? सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट लिखते हैं कि हमारे पास बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूछना चाहूंगी मैं कि क्या ये मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है? इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर? आपके पास पावर है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चाहते तो इन पर सरकारी डंडा चला सकते थे, इनको मजबूर कर सकते थे कि ये आपके मानकों के अनुसार कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलें और उनको चलाएं।
भेड़ बकरियों की तरह बच्चे भरे हैं। 700 800 के बैचेस चलते हैं। लोगों ने तो वहां ये तक बताया है कि जिस तरीके से बेसमेंट में सारे बिजली के मीटर्स लगे हुए हैं, बिजली के कनेक्शंस वहां से जा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, तो करंट लगने से, आग लगने से पहले जो भगदड़ मचेगी, तो वो भगदड़ में ही कई कैजुअलिटीज हो सकती हैं, कई मौतें भगदड़ से भी हो सकती हैं। तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? और जितने बड़े बड़े नाम है, चाहे वो ये राउस का हो, चाहे वो दृष्टि आईएएस हो, जिसको डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति चलाते हैं, इसके अलावा ओझा सर की क्लासेस हो, मैं तमाम, मैं नाम नहीं लेना चाहती, और तमाम होंगे वहां पर। तो उन लोगों के मानक कौन तय करता है, उनको कौन पास करता है? जिस तरीके से मुखर्जी नगर में पिछले साल आग लगी थी और कितने सारे बच्चे वहां घायल हुए थे, उसके बाद कुछ दिनों के लिए उसको, बिल्डिंग को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया, झूठ मूठ की कार्रवाई कर दी जाती है, कहीं कहीं बुलडोजर से कुछ गिरा दिया जाता है, कहीं फुटपाथ उखाड़ दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि हम कितनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। असल में क्या कुछ है, कुछ नहीं पता। इस पर एक छोटी सी बात अपनी तरफ से रखना चाहूंगी कि ये क्या कुछ हुआ और किस तरीके से हुआ, और ये इसको रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। यहां रीडिंग रूम में पढ़ रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्था की और दिल्ली सरकार की, एमसीडी की, साथ ही साथ केंद्र सरकार से लेकर के सबकी, हर किसी की पोल खोल करके रख दी, सबकी पोल खोल के रख दी। इसमें जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक संस्थान नहीं है। ये जो हो रहा है, ये जिस तरीके से एक फैक्ट्री पूरी चला रहे हैं, कारखाना चला रहे हैं आईएएस बनाने का, आईपीएस बनाने का, ये घटना पोल खोलती है उन सब की। इतनी बड़ी संख्या में सपने लेके आते हैं आईएएस बनने के, और बनते कितने हैं? बजाय इसके कि आप उनको कुछ और सलाह दो, आप कोई टेस्ट का मानक रखो कि यही बच्चे जो हमारा टेस्ट क्लियर करेंगे उनको ही हम सेलेक्ट करेंगे, वो संख्या फिर घट के कम भी हो सकती है। बच्चे जिनको आप सिर्फ बहका रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर इंसान सिर्फ आईएएस ही बनेगा, आईपीएस ही बनेगा, पीसीएस ही बनेगा, सरकारी सेवा में ही जाएगा। ये सब कुछ सिर्फ हमारे देश में होता है। बाहर सरकारी नौकरी की ऐसी कोई होड़ नहीं मची हुई है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं चल रहे हैं कारखानों की तरह, जहां पर पढ़ाई कम और मौत का साया ज्यादा मंडराता हुआ दिखाई देता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में हो रहा है। बेसमेंट में जो लाइब्रेरी नुमा रीडिंग रूम बना रखा था, उसकी परमिशन नहीं थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स अपने शहर और अपने घर से दूर देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से दिल्ली में रहकर तैयारी करने वाले बहुत से छात्रों का यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम्स में सिलेक्शन भी होता है। हर साल हजारों की संख्या में दिल्ली रुख करने वाले छात्रों को इस तैयारी में गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सिलेक्शन और बेहतर भविष्य का सपना आंखों में संजोए छात्र बड़े ही उत्साह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन भी लेते हैं। इन कोचिंग संस्थानों में एडमिशन के लिए छात्रों से लाखों रुपए फीस ली जाती है। उन्हें बेहतर पढ़ाई का माहौल और सुविधाओं का लालच दिया जाता है। बावजूद इसके ये संस्थान नियमों की अनदेखी करते हैं। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं। लाखों की फीस के पीछे कोचिंग संस्थाओं की तरफ से बेहतर सुविधाओं का तर्क तो दिया जाता है, लेकिन दिल्ली की कोचिंग संस्थाओं में एक के बाद एक हो रही बड़ी लापरवाही बहुत से सवाल खड़े कर रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में अचानक पानी घुसने का मामला हो या फिर मुखर्जी नगर की कोचिंग में आग लगने का, दोनों ही परिस्थितियों का असल जिम्मेदार कौन है? आखिर कब तक सिस्टम का हिस्सा बनने का सपना देखने वाले इन जो छात्र हैं वो लापरवाही की सूली पर चढ़ते रहेंगे? आप ये देखिए, वो खुद सिस्टम का हिस्सा बनने आते हैं और खुद ही सिस्टम का शिकार हो जाते हैं। ये पूरी घटना, अब बार बार उस घटना को मैं दोहराना नहीं चाहती जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन 3 छात्रों की मौत हुई, उसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का।
ये सब कुछ आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, तमाम जगह पर चल रहा है, लगातार चल रहा है। तब से बात इस चीज पर होनी चाहिए कि ये जो फैक्ट्री चल रही है, ये जो गोरख धंधा चल रहा है, इसका भांडा कब फोड़ होगा। अब आप ये देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से, उनके मालिकों की तरफ से, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, जो आप ये समझिए कि कहना नहीं चाहिए, जो गुरुजी होते थे, जो मास्टर जी होते थे, जो मैम होती थी, अब वो मास्टर जी या मैम या सर नहीं रह गए हैं, अब वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। आप देखिए कि कोई ऐसा इस तरीके से इंस्टीट्यूट का मालिक नहीं होगा जिसका एक सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ना हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो। सब पर उनके वीडियोस, उनकी रील्स, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं। काम आपका जो है पढ़ाने का, और आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप किस तरीके से लोगों को, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं पढ़ाई के नाम पर। अब आप लाखों रुपए फीस वसूलते हैं और बुनियादी सुविधाएं आपको जो देनी चाहिए, जो सुरक्षा देनी चाहिए, उसकी गारंटी नहीं है आपके पास। आपके यहाँ बच्चा एडमिशन लेता है लेकिन शाम को ही पानी में डूब जाता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है आपके पास कि बच्चा आपके रीडिंग रूम से, जो बेसमेंट में बने हैं बिल्कुल इलीगल तरीके से, उससे बाहर निकलकर सुरक्षित अपने उस एक छोटे से दड़बे में पहुंच पाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस फैक्ट्री में जाने से बचना होगा, इस फैक्ट्री को बढ़ने से रोकना होगा, साथ ही साथ जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उस पर लगाम लगानी होगी, उन पर लगाम कसनी होगी। ये बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही साथ अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए तमाम दूसरी जगहों पर अप्लाई करने की। प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत हैं, कोई बुरे नहीं हैं। अपना काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए। अपना काम भी कर सकते हैं आप, बेशक पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपना काम आप उसका फायदा ले सकते हैं अपने काम में। उस किस तरफ भी मोटिवेट कीजिए। अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए मत धकेलिए कि नहीं तुझे आईएएस बनना है, तुझे आईपीएस क्लियर करना है, तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही करना है। इस तरीके से प्लीज उसको करना बंद कर दीजिए। आप इधर पुश कर रहे हैं, बच्चा बीच में फंसा हुआ है, फिर बच्चा उधर जाता है जिधर की तरफ वो भीड़ बढ़ रही है, फिर वो लोग खींचते हैं बच्चे को। तो पिसता आखिरकार कौन है? हालांकि परिवार पूरी जिंदगी इस दर्द को झेलेगा, लेकिन जिसने अपनी जान गंवा दी उसने तो जान ही गंवा दी ना अपनी। ना तो उन संस्थाओं का कुछ बिगड़ा, ना सरकार का कुछ बिगड़ा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा तो उस परिवार का जिसने अपना बच्चा खोया। सारी जिंदगी अब वो अपने बच्चे को याद करके रोएंगे। तो अपने बच्चों को भी समझाइए और बच्चे भी कुछ अपने विवेक से, बुद्धि से काम लें कि ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर पीजी के बाद हमको करना क्या है। जितना पैसा आप वहां देते हैं, जितना पैसा आप वहां रहने में, जितना पैसा आप वहां खाने में, इसके अलावा भी और तमाम खर्चे होते हैं, उसमें आप देते हैं, उतने में आप कोई छोटा बिजनेस भी अगर अपना शुरू करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी कहावत है जो बहुत प्रचलित भी होती है और बहुत चरित्रार्थ भी होती है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की बड़ी परवाह है यहाँ पर कि अगर हम कोई छोटा सा कार्ट खोलते हैं, कोई छोटी सी दुकान खोलते हैं, कोई छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसी को क्रिटिसाइज करने वाले अपने ही लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार सब आ जाते हैं कि अरे अरे देखो इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये किया है। तो ये जब तक मानसिकता रहेगी तब तक इसी तरीके के हादसे होते रहेंगे, क्योंकि बच्चों को अपना कुछ करने का, अपनी प्रतिभा को निखारने का, अपने दम पर कुछ करने का, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती। ये सच है। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। बेहद कड़वा सच है। तभी तो बैलेंस है ना सब चीजें। कुछ नौकरी में है, कुछ व्यवसाय में है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में है, कुछ सरकारी सेक्टर में है। सरकारी सेक्टर का तो हाल आपको पता है। सबको बस आईएएस बनना है, इसीलिए वो फैक्ट्रियां इसका पूरा फायदा उठा रही हैं। तो रोकना होगा खुद को और रोकना होगा माँ बाप को भी, और समझना होगा कि ये हम कर क्या रहे हैं, अपने बच्चों को किस तरफ हम धकेल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात होनी जरूरी है, इस पर चर्चा होनी जरूरी है। और वो जो मकड़ जाल वहां मतलब फैला हुआ है उसको काटना अब बहुत जरूरी है। सरकार अब इस चीज का निर्णय ले कि कहां पर, कौन सी जगहों पर इंस्टीट्यूट खुलेंगे, और जो लोग मानकों के अनुसार
उस मानक पर खरे उतरेंगे और सरकार के टेस्ट पर खरे उतरेंगे, उनको ही वहां कोचिंग खोलने की इजाजत दी जाए, फिर वो 2-4 ही क्यों ना हो। बस ये चीज थी, तो इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा या इस पर कुछ कड़ा एक्शन भी होगा, या थोड़े समय बंद रहने के बाद फिर से ये फैक्ट्री चालू हो जाएगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अब जागरूक होने की बेहद जरूरत है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज प्लीज पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।